हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का गोधुली चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। इनके जो राइटर हैं उनका नाम है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसी तरह के सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी तरह के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया गया है। तो आप सभी चैनल पे रोज 3 सुबह 5 बजे मैथ के लिए डेली लाइव आया कीजिए, वहाँ से आप अपना मैथ क्लियर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बीस के दांत यानी गोधुली क्लास 10th का हिंदी पुस्तक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नों को लेकर के, ठीक है ना। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कहानी के शीर्षक का नाम बीस का दांत क्यों दिया गया, इसका कहने का मतलब यह है सार्थकता आपको स्पष्ट करना है। तो हमने लिखा कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। जो अमीर का जो मर्यादा है उस पर लेखक व्यंग किए हैं और इसमें गरीबों पर भी अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर भी उसने प्रकाश को डाला है। ठीक है, और बीस के दांत कहानी शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से छट सकता है कि बीस के दांत शीर्षक कहानी किसके किसके बीच की कहानी है। तो आपको याद होना चाहिए महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है और इस कहानी में महल की ही जीत होती है और हार ज्यादातर झोपड़ी वालों को ही दिखाई पड़ती है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के दो दांत टूट जाते हैं, वो अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक हो जाता है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और उसके गरीबों पर अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है, यही कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि बीस के दांत इसी दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के बीस के दांत तोड़कर मदन ने जिस तरह उत्साह और तेज और आग का परिचय उसने दिया है, वह समाज में न जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। यानी कुल टोटल यहाँ पे समझाएं तो हम कहने का मतलब यह है कि इस कहानी का नाम बीस का दांत इसलिए रखा गया क्योंकि सेन साहब जैसे और गिरधर जैसे अमीर और गरीब के बीच का फासला है, जिसे महल वाले और झोपड़ी वाले के नाम से भी कहा जा सकता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी सेन साहब का जो परिवार है उसमें जो बच्चों की पालन पोषण, बच्चों कहें तो लड़का और लड़की, याद रखेंगे लड़का और लड़की को लेकर के जो भेदभाव किए जा रहे हैं उनके बारे में अपने शब्दों में वर्णन करना है। प्यारे बच्चों, जो भी आंसर आप लोग अगर अपने उत्तर में देते हैं, अपने शब्दों में उत्तर देते हैं, तो वो बहुत ही सटीक और सुगम होगा। तो कोशिश करेंगे कि आप अपने शब्दों में उत्तर दें। हम यहाँ पे सिर्फ आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने उत्तर में लिखा है कि सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। कितने लड़की थी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये 5 लड़की थी जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और उनका एक बेटा भी था, लड़का भी था सबसे छोटा, जिसका नाम था कासू और प्यार से लोग उसे खोखा कहते थे। याद रखेंगे, प्यार से लोग उन्हें खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में जन्म लेना यहाँ पे छूट गया, जन्म लिया था। कौन? सबसे छोटा लड़का था और इन्हीं कारण से लड़के के प्रति मुंह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ही ढीला था। तो आप यहाँ से देख सकते थे कि किस तरीके से लड़कों पे कोई अंकुश नहीं था, लेकिन लड़कियां जो सेन साहब की थी पांचों पर
हंसने तो मतलब किसी से बात करने तो दूर, किसी के यहाँ आने जाने पर भी पाबंदियां लगा हुआ था, हंसकर बोलने पर पाबंदियां लगा हुआ था, कोई चीज तोड़ने फोड़ने के लिए भी पाबंदियां लगा हुआ था। तो ये सारी चीज लिंग आधारित भेदभाव है। और वही खोखा की ओर देखा जाए तो खोखा क्या करता था कि गाड़ी के टायर को पंचर कर देता था, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता था, जिससे सेन दंपत्ति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा आगे चल करके इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि किन मामलों में अपवाद था खोखा, किन मामलों में अपवाद था खोखा। कहें तो इनका जो नाम है इस कहानी में वह कासू है। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका सही आंसर उत्तर क्लियर हो जाए। आंसर में हमने लिखा है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। उनके जीवन को लेकर के सेन दंपत्ति ने सारे सिस्टम को बदल रखा था और ये उनके जीवन के नियम का अपवाद था, और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। पहले तो वह जीवन के नियम का अपवाद था, उसके बाद वह घर के नियमों का भी अपवाद बन गया। क्यों अपवाद बन गया? क्योंकि घर में किसी को उतना शरारत करने की छूट नहीं दी हुई थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि सेन दंपत्ति में कैसी संभावनाएं, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। यानी सेन दंपत्ति का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी या पति पत्नी, याद रखेंगे पति पत्नी होता है। ठीक है ना, दंपत्ति का मतलब ये समझ लेना है आपको। तो बताना है कि सेन दंपत्ति में कैसी, सेन दंपत्ति खोखा में यानी खोखा के तो और उनके पुत्र में कैसी संभावनाएं हैं उनको लेकर के आपको विचार करना है, और साथ में उनके संभावनाओं में जो शिक्षा की अहम भूमिका थी उसके बारे में भी लिखना है। तो हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है कि सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे तो अभी से बच्चे की उंगलियां क्या हो जा सकती है, तेज औजार की तरह हो जा सकती हैं और वो औजारों से वाकिफ भी हो जाएंगी। तो ऐसा सेन साहब का मानना था और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए इस तरह का व्यवस्था उन्होंने कर रखा था। चलेंगे अब सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ये आपको फर्स्ट है व्याख्या करने के लिए। प्यारे बच्चों, व्याख्या करने के लिए जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे आपको 5 नंबर या 3.5 नंबर इस क्रम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको तो उस नंबर के लायक लिखना होगा। इसी चलते थोड़ा सा आंसर यहाँ पे लॉन्ग हो चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को छटनी आती है तो इन सभी में से और भी छाट करके आप सही और सुगम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा क्या है, रचित है, और यह जो कहानी का नाम है वह विष का दांत है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक सेन परिवार में हो रहे लड़कियों से भेदभाव को दर्शाए हैं। यानी लड़की में जो भेदभाव हो रही थी इनको लेकर के यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सेन दंपत्ति में लड़कों के लिए यानी पुत्र के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ था, लेकिन पुत्री के लिए कोई पाबंद नहीं लगा हुआ था, लेकिन पुत्र के लिए वहां पे पाबंदियां लगा हुआ था कि तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये सारे हमारे सिस्टम का देन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसी में कहा कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करना तो दूर, हंसकर बात करने पर भी उन्हें पाबंदियां लगाई हुई हैं। लेकिन वह सेन परिवार के नाउम्मीद एक जन्म लेता है जिसका नाम है खोखा। हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, उन्हें शरारत करना तो दूर, हंसकर बात करना भी पाबंदी है। लेकिन वही सेन परिवार में नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा यानी कासू के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं लगा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी गलतियों को सेन दंपत्ति इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते थे, और इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। यानी लड़कियां, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरी कोई देखभाल नहीं करता है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करा। फिर इसमें आगे लिखा है कि जहाँ लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के साथ जी रही है वहाँ खोखा स्वतंत्र है।
लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक होता है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उसमें समानता एवं विस्तार करना चाहिए। कुल टोटल समझे तो यहाँ पे ओनली फॉर स्त्री को लेकर के यानी लड़की को लेकर के समझाया गया है। लड़की में यहाँ पे कौन सा है, तो लड़की में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस लड़की में इसमें तो 5 लड़कियां हैं। कौन कौन से, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, ये सभी जो सेन साहब की बेटियां हैं उनको लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है। तो उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे ख पे। ख में आपसे कहा है, देखिए यहाँ पे, चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए। तो आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि खोखा के दुर्लित इसको पढ़ सकते हैं, दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल लिया था। तो सेन साहब कौन से सिद्धांत को बदले थे, तो आइए बात कर लेते हैं। और खोखा के दुर्लित स्वभाव यानी दुलार इनको ज्यादा मिल रहा था खोखा जी को, और ये सेनों ने ऐसा कार्य कर रहे थे। तो ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। हमने लिखा है कि प्रस्तुत जो पंक्ति लिया गया वो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिया गया है, जो कहानी 20 के दांत से है, ठीक है ना। और यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन से संबंधित है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ बनावटी जीवन का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार ने बच्चों के बीच भेदभाव का दोहरा स्वभाव रखता है। सेन परिवार का पुत्र काफी शरारती स्वभाव का है और वह ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा भी है। इसी कारण वह सबके लिए लाडला और प्रिय था। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा पर किसी तरह का कोई पाबंदियां नहीं था। वह बिंदास जीवन जीने के लिए स्वतंत्र था। उसके लिए घर में सभी नीति नियम रोक दिए गए थे। यहाँ तक कि उसके द्वारा कोई भी बुरा काम या गलती किया जाता था तो सेन दंपत्ति को यह लगता था कि वो अपने बेटे को, यहाँ पे हमने लिखा कि सेन दंपत्ति विपरीत भाव से देखते थे और उसका तारीफ करते थकते नहीं थे। यानी दूसरों से कहते थे कि मेरा बेटा बीए से चला कर देख रहा है, गाड़ी के टायर पंचर कर दे रहा है, देख रहा है गाड़ी के हेडलाइट पंचर कर दे रहा है, तो टैलेंट है तब न भैया। अगर आप लोग के बेटा ऐसे कर सकता है तो यही चीज यहाँ पे वह करते थकते नहीं है। और इसी कारण से उन्होंने ट्रेनिंग भी वैसा उसे दिलवा रहे थे। उन्हें किंडरगार्टन स्कूल होता है उसमें शिक्षा न दे करके वह कारखाने में अपने बढ़ई के मिस्त्री के साथ लोहा पीटने और ठोकने आदि के लिए घर पर ही बुला लेते हैं और रोज दिन 1-2 घंटा काम करवाता है। आप देख सकते हैं इसे, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में जाकर। और इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था तय कर दी थी और अपने सिद्धांतों को भी उसने बदल दिया था। कहने का मतलब अब जो खोखा कहेगा वही काम होगा, ये उनका सिद्धांत हो गया था। आगे क्वेश्चन, कैसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, बदमाश, डाकू सब बन जाते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। यह जो पंक्ति लिया गया वही नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी से लिया गया है। और इस पंक्ति का जो प्रसंग है वो गिरधारी के बेटे मदन के साथ हुआ या मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि मदन के द्वारा गाड़ी छूने पर सोफर ने उसे मना कर किया तो उसने उसी को मारने दौड़ा था। यानी सोफर मना किया था मदन के कि देख बाबू गाड़ी मत छुइए, लेकिन ये मदन गाड़ी छुआ और उसके बदले में जब सोफर डांटा तो ये क्या करने चल दिया, तो यह मारने दौड़ गया। तो यह बात ड्राइवर ने सेन साहब से शिकायत कर दिया कि देख रहे हैं मालिक, आपका जो एक नौकर का बेटा है वो हम ही को मारता है, अगर हम उसको कहते हैं कि गाड़ी मत छुओ तो। जिस पर सेन साहब मदन और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा हुए और उस समय सोफर क्या करता है, उसको धक्का दे देता है जिससे उसका ठेवना फूट जाता है, घुटना फूट जाता है। तो ये कौन कर देता है, आप कमेंट सेक्शन में करिए। ऐसे तो अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी में देखिए लिखा है कि गुस्सा हुआ और गिरधारी को ऑफिस में बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो भैया, तुम्हारा जो बेटा है ना बहुत आजकल शौक हो गया है, गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो यह लक्षण ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ दिखाई देती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना
पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधर लाल के बेटे में उड़ंदता और शरारत, उड़ंदता है यहाँ पे, उड़ंदता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं और भले ही वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन में था कि ऐसे ही लड़के चोर गुंडे बदमाश बनते हैं आगे चल के, ऐसा सेन दंपत्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो बेटा था वो आवारागर्द बालकों के साथ या आवारागर्द लोगों के साथ इधर से उधर क्रिकेट दिन भर खेला करता था, जिससे उनकी माँ सोचती थी कि ये जो मेरा बेटा है सेन दंपत्ति का, वह इस तरीके के लायक नहीं है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हंस कौओं के जमात में शामिल होने से ललक गया। यहाँ पे हंस की बात किया गया मदन से और कासू से। मदन क्या यहाँ पे कौवा है, और हंस कौन है? तो कासू है। यहाँ से देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी 20 के दांत से लिया गया। इस पंक्ति में महल में रहने वाला हंस और झोपड़ी में रहने वाला कौवा है। मदन कौन है? झोपड़ी में रहने वाला कौवा है, जबकि महल में रहने वाला कासू हंस है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब कुछ संपत्ति नहीं होता। एक दिन की बात है कि महल का छोरा अपने बंगले के अहाते में बाहर वाला गली में जा निकला। यानी महल का छोरा क्या किया था? अपने बंगले के अहाते से बाहर निकल गया था, बाहर की गली में। वहां धूल में मदन गिरधारी आवारागर्द जो गिरधारी लाल का बेटा था मदन, वो आवारागर्द लड़कों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। और जब खोखा देखा तो उसका भी मन एकदम खराब हो गया कि अब लट्टू खेलना ही है, और इसके लिए वह ललच गया बेचारा। लेकिन वह ठारा महल का हंस, लेकिन मदन और उसके साथ ही दलित वर्ग के कौवा थे। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने से ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीब के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए वह लग जाता है, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते, उसे और उसकी माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। इसके पिताजी तो कासू के पिताजी, और इसी चलते वह कहता कि तू अब लट्टू नहीं मेरा नचाएगा या नहीं खेलेगा। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा अपने बाप की मोटर पे बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि सेन साहब और उसके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। तो हमने लिखा कि एक दिन की बात है, जब ड्राइंग रूम में सेन साहब और कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब जो था, उनका पुत्र साधारण हैसियत के और अखबार नसीब था, यानी अखबार बेचा करते थे उनके पिताजी। और आगे बढ़िए तो इसी में लिखा है कि और सेन दूर के रिश्तेदार भी होते थे, साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत न देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। इसकी तो जो पत्रकार महोदय की पुत्र थी, और इसके पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो खोखा को भैया इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराकर थकते नहीं थे। मैंने बार बार कहते थे कि हम तो इंजीनियर बनाएंगे, कुछ बने चाहे मत बने, ठीक है ना, ये सेन साहब कहते थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जो पुत्र है वो जेंटलमैन जरूर बने। एक कौन कहता? पत्रकार महोदय। और जो कुछ बने उसका नाम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर अटकर रह गए। तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ से कहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद
के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो हमने उत्तर में लिखा कि कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है और उसके सिर पे मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया जाता है, जिस कारण उसे चोट आ गई। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का ऐसा क्या कारण था, प्रसंग के द्वारा लेके क्या बताना चाहता है। हमने उत्तर में लिखा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना और मदन देने से इनकार करता है। कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है और लेखक इसी आगे बढ़िए तो लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाने चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, यानी बच्चा डरता नहीं कि मेरे पिताजी क्या हैं और वे किनका गुलाम है, ये कौन बच्चा जानता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बात किया है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है या जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन लेखक इस कथन को एक कहानी के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, यह जो प्रस्तुत पंक्ति व नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है और यह जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न महल झोपड़ी वाले तो आपने समझ लिया होगा शायद। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय उसे छाती से क्यों लगा लेता है। तो कहता है कि गिरधर सेन साहब, यहाँ लाल लिख दिया है, गिरधर लाल साथ में होगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सेन साहब के परिवार में गिरधर क्या है, तो ये क्या है, किरानी था और उसके ही बंगले के अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती है तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर सका, वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे क्या कर लेता है, छाती से लगा लेता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो तीनों को अलग अलग लेके ये नंबर 1 में कर लीजिए सेन, नंबर 2 में क्या कर लीजिए यहाँ पे फिर से 10 और नंबर डी में कर लीजिए फिर से 10। तो इस तरीके से आपको, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद करने में भी और हर तरीके से भी याद रहेगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आप इसका पीडीएफ भी, कि सेन साहब एक कर्मचारी गिरधर हैं जो उन्हीं के परिवार में कार्य करते हैं, उन्हीं के परिवार का है तो सेन साहब के। तो आप सब ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी में कहानी का नायक कौन है। तो इस कहानी में कहानी का नायक बात करें तो यहाँ पे नायक कौन है, तो लेखक है, और लेखक की बात करें तो कौन से हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि आरंभ से ही कहानीकार का व्यंग पूर्ण है, जो कहानीकार का स्वर है, बात है, वो व्यंग पूर्ण रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे
देखिए यहाँ पे कि कुछ परिमाण उपस्थित हैं, तो आप सब इसका उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक लिखे। तो हमने यहाँ पे शीर्षक लिख दिया। वीडियो पॉज करके आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ऊपर नीचे करके, ठीक है ना। अगर आपके पास टेक्निकल ज्ञान है तो आप वहाँ से PDF इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।